तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। मुझे याद है जहां तक इस कहानी के एपिसोड में कुछ कहानियां मैंने आपको बैंक रॉबरी की सुनाई है, देश की भी दुनिया की भी। जो बड़ी बैंक रॉबरी हुई यह बहुत ही सनसनीखेज तरीके से हुई। आज की जो कहानी है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की कहानी है। लेकिन ये बैंक रॉबरी जिस तरीके से हुई, बात सिर्फ वहां तक नहीं है, गेट करती है कैसे बैंक रॉबर्स पुलिस को उलझाते हैं, कहां कहां दौड़ाते हैं, किस किस तरीके से पुलिस को गुमराह करते हैं। पुलिस गुमराह हो भी जाती है, फिर बाद में उन्हें अचानक गलतियों का एहसास होता है, और फिर कैसे कैसे आखिरकार पुलिस उन बैंक रॉबर्स तक पहुंचती है। ये पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द है। एक हैरत अंगेज बैंक रॉबरी की कहानी है। जो बैंक रॉबरी के लिए जिस तरीके की प्लानिंग की गई वो अपने आप में भी बेहद हैरत अंगेज थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस पूरी बैंक रॉबरी की जो प्लानिंग है वो एक फिल्म के जरिए आइडिया आया। जिन लोगों को बैंक लूटना था, 4 लोग थे सिर्फ, और वो चारों पैसे कमाना चाहते थे कम वक्त में। इसके लिए कोई गलत रास्ता ही चुना जाना था, तो तमाम आइडिया सोच रहे थे कैसे पैसे कमाने हैं, कहां से आएंगे, किस तरीके से आएंगे। लेकिन ईमानदारी से कमाए हुए पैसे बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं, तो उन्हें पता था। इसीलिए उन्होंने कहा कि उस रास्ते से पैसे कमाएंगे जो कानून के खिलाफ हो। तो आइडियाज बहुत आ रहे थे, लेकिन वो खुद ही गिराते जा रहे थे कि इसमें रिस्क है, इसमें कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें कम पैसे हाथ आएंगे, इसमें ज्यादा आएंगे। धीरे धीरे उनके दिमाग में ये सारी चीजें चल ही रही थी कि तभी एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था धूम। धूम के बाद उसकी कई और सीरीज भी आई और मैंने भी देखी सारी फिल्में, अच्छी फिल्म थी। तो जो पहली फिल्म धूम आई, उस फिल्म को देखकर इन चारों के दिमाग में पहली बार एक पुख्ता आइडिया आया कि उन्हें करना क्या है। और वो आइडिया था एक बैंक लूटने का, क्योंकि इस फिल्म में देखने के बाद उन्हें लगा कि उनका ये आइडिया कामयाब हो सकता है। तो पहली बार धूम फिल्म ने इन चारों को एक आइडिया दिया। इसके बाद अब उस आइडिया पे अमल करने के लिए उन्होंने तमाम बैंक की रैकी करनी शुरू की। कहां पे कितना पहरा है, कहां कितने पैसे होते हैं, कितने लेन देन है, कहां पे जोखिम कम है। ये सिलसिला भी लंबा चला और आखिरकार इन लोगों ने केरल के मल्लापुरम जिले के एक बैंक को चुना रॉबरी के लिए। और क्यों चुना, ये भी कहानी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने कई सारे बैंक देखे, कई जगह पे सिक्योरिटी कम थी, उन्हें लगा आसानी से काम हो जाएगा। कई जगह पे बैंक ऐसे थे जहां पे भीड़ भाड़ कम थी, मतलब थोड़ा सा सन्नाटा था आसपास, वहां लगा यहाँ भी काम हो जाएगा। लेकिन फिर आखिर में जिस बैंक को इन्होंने चुना, बैंक को लूटना बड़ा रिस्की काम, लेकिन फिर भी उन्होंने उस बैंक को चुना। उसकी सिर्फ एक वजह थी, और वो वजह ये थी कि ये बैंक जिस इमारत में, जिस बिल्डिंग में, उसकी दूसरी मंजिल पर ये बैंक था, 2nd फ्लोर पे। और बस इसी चीज ने उन्हें ये यकीन दिला दिया कि यही बैंक सबसे सेफ है लूटने के लिए। क्यों, इसकी भी कहानी है। जब उन्होंने इस बैंक की रैकी की और सब कुछ पता किया, तो पता चला कि इस इमारत में जिसमें बैंक 2nd फ्लोर पे है, उस पे ग्राउंड फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट चलता है। और ये रेस्टोरेंट के लिए एक कायदे से वहां पे एक बोर्ड लगा दिया गया था, टू लेट, किराया खाली था वो, कि अगर कोई चाहे तो। पहले उसमें रेस्टोरेंट था, जो रेस्टोरेंट चला रहा था वो छोड़कर चला गया, तो अब ओनर किसी और दूसरे इसकी तलाश में था कि कोई और आया और रेस्टोरेंट चलाए। तो नीचे उन्होंने जब बोर्ड देखा, उस बोर्ड को देखने के बाद फिर उन्होंने तय कर लिया कि अगर किसी बैंक को लूटना है तो सिर्फ लूटना इसी को ही है। यहां से साजिश की बुनियाद शुरू होती है। ये बैंक साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक था, मल्लापुरम जिले में, केरल की। और तब तक किसी को एहसास तक नहीं था कि आगे चल के ये हिंदुस्तान में अपना एक रिकॉर्ड होगा इसका, इसलिए कि इससे बड़ी बैंक रॉबरी का रिकॉर्ड और किसी बैंक के नाम नहीं था। इससे पहले जो बैंक रॉबरी सबसे बड़ी हिंदुस्तान में हुई, वो लुधियाना के पंजाब नेशनल बैंक में 1987 में, जब वहां से करीब 5 करोड़ 70 लाख रुपए लूटे गए थे। और उसमें खालिस्तान कमांडो फोर्स और उसके कुछ से जुड़े, तो उसका भी रिकॉर्ड टूटने जा रहा था और इस बात का किसी को एहसास नहीं था केरल में। खैर, साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक की शाखा
जो सेकंड फ्लोर पे है, इसको लूटने की प्लानिंग शुरू होती है। ये चारों, जिनमें से एक हस्बैंड वाइफ की थे, मतलब एक महिला थी, उस बैंक के ग्राउंड फ्लोर के ओनर से बात करते हैं जो पहले रेस्टोरेंट हुआ करता था, और वो कहते हैं कि वो ये रेस्टोरेंट चलाएंगे। 50,000 रुपीज एडवांस देते हैं। इसके बाद वो कोई काम नहीं करते कुछ दिन तक, बस जाते हैं, देखते हैं, बैंक के ऊपर जाते हैं, उसको देखते हैं। थोड़ी देर के बाद या थोड़े दिन के बाद उन्हें एहसास हो जाता है कि बैंक का स्ट्रांग रूम किधर है, यानी जहाँ पे पैसे, जहाँ पे गोल्ड, सारी चीजें रखी जाती हैं, वो कहाँ पे है। उस स्ट्रांग रूम का एग्जैक्ट उनको लोकेशन पता चल जाता है। याद रखिए कि बैंक सेकंड फ्लोर पे है और इन्होंने ग्राउंड फ्लोर किराए पे ले लिया रेस्टोरेंट के लिए। अब इसके बाद लोगों को शक ना हो, क्योंकि ऐसा कहीं हुआ जिसमें सुरंग खोदी गई, बाकी चीजें हुई, कि इन्होंने नीचे लिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर सकते। तो लोगों का ध्यान हटाने के लिए और यकीन दिलाने के लिए फिर ये अपने साजिश की अगली चरण की शुरुआत करते हैं। ये उस ग्राउंड फ्लोर के मेन गेट पे एक बोर्ड लगाते हैं और मेन गेट को बंद कर देते हैं, और बोर्ड ये रखता है कि रेस्तरां का काम जारी है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, थोड़ा सा अपने हिसाब से इस रेस्तरां को रिनोवेट कर रहे हैं। अब लोगों को पता चल गया, चलो, और उन्होंने बाकायदा डेट भी डाला, 8 जनवरी 2008 को इस रेस्तरां की ओपनिंग होगी, बाकायदा बोर्ड पे ये भी लिखा। और ये रेस्तरां इन्होंने लिया करीब नवंबर 2007 में, और 8 जनवरी 2008 को इनको रेस्तरां का ओपनिंग का डेट भी इन्होंने बोर्ड पे लिख दिया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, तोड़फोड़ का काम शुरू हो गया। यकीन दिलाने के लिए बाकायदा रेस्तरां के लिए जितने भी कुर्सी, टेबल, चेयर, फर्नीचर, वो सब भी मंगा लिया अपने पैसे पे खर्च करके, और वो सामान आता और ग्राउंड फ्लोर पे रखा जाता। ओनर को भी लगा कि हाँ, ये लोग रेस्तरां खोल रहे हैं। अड़ोस पड़ोस के लोगों को, बैंक के स्टाफ को, आप ऊपर नीचे जाते आते, उन्हें भी लगा कि हाँ चलो, रेस्तरां का काम चल रहा है, जल्दी खुलेगा, उन्हें भी दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं चाय कॉफी बाकी चीजें मिल जाएंगी। तो हर तरफ से लोगों को भरोसे मिला, यकीन दिलाया कि इस ग्राउंड फ्लोर पर रेस्तरां का काम तेजी से चल रहा है। इसके बाद जब लोगों का भरोसा कायम हो गया, फिर उन्होंने असली काम शुरू किया। काम ये था कि मेन दरवाजा बंद, अंदर में ठुकाई पिटाई चलती रहती थी, काम की आवाज आती थी कि तोड़फोड़ हो रहा है। और इसी दौरान इन लोगों ने पहले ही बैंक के सेकंड फ्लोर के स्ट्रांग रूम का लोकेशन पता कर लिया था, और ग्राउंड फ्लोर से वो लोकेशन किधर था ये भी उनको मालूम था। इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने उस स्ट्रांग रूम तक जाने के लिए खुदाई का काम शुरू किया, छत के जरिए। काम मुश्किल था, लेकिन प्लानिंग पूरी थी। इन्होंने ये भी तय किया कि ये खुदाई जब होगी और आखिरी बार जब ये होल बनेगा और वहां तक पहुंचेंगे, तो वो कौन सी तारीख होगी, ताकि ऐसा ना हो कि वक्त से पहले, या टाइम क्या होगा बैंक बंद होने के बाद, किसी को एहसास तक ना हो। धीरे धीरे काम चलता रहा, फर्नीचर आते रहे, कंस्ट्रक्शन की आवाज आती रही, लोगों को लगा रेस्तरां चल रहा है। दिन में कई बार बुलाकर अपना किसी और को कोई आकर देख भी लेता, वो भी भरोसे में आ जाते। बात आती रही, जाती रही। इसी दौरान 30 दिसंबर 2007 की तारीख आती है, 30 दिसंबर 2007। उस दिन संडे था, और इन्होंने संडे जानबूझ के चुना था। संडे को बैंक बंद होता है। 29 दिसंबर 2007 की रात से इन्होंने काम शुरू किया, आखिरी कील ठोकने का, आखिरी सुराख करने का। और उसके बाद सुबह सुबह 30 दिसंबर की भोर में आखिरकार ड्रिलिंग मशीन और बाकी जरिए वो सुरंग बना लेते हैं, होल कर लेते हैं, और सीधे अब वो नीचे से बैंक के स्ट्रांग रूम के कमरे में दाखिल हो जाते हैं। वहां पूरी तैयारी के साथ गए थे, कटर वटर लेकर, ड्रिलिंग मशीन लेकर। वहां जो लोहे का स्ट्रांग रूम था उसको काटते हैं, और उसके बाद उसके अंदर से 80 केजी गोल्ड और 25 लाख कैश, 80 किलो सोना और 25 लाख रुपए कैश, जिसकी कुल कीमत 2007 में 30 दिसंबर को करीब करीब 8 करोड़ रुपए थी, 8 करोड़। ये सारा पैसा, सारा सोना स्ट्रांग रूम से नीचे की तरफ लाते हैं। नीचे लाने के बाद इकट्ठा करते हैं, और सुबह सुबह ही उस इमारत को खाली कर देते हैं और सारा सामान लेके वहां से गायब हो जाते हैं। संडे का दिन बैंक बंद,
सिक्योरिटी गार्ड बैंक के बहुत दूर बाहर खड़ा हुआ, बाहर का दरवाजा भी बंद, किसी तरह का कोई शक नहीं। पूरा संडे गुजर गया, किसी को पता तक नहीं चला कि बैंक लूट चुका है। मंडे रोजाना की तरह बैंक खुलने का वक्त होता है। सुबह 9 बजे स्टाफ आते हैं, बैंक का दरवाजा खुलता है, मैनेजर आते हैं। जैसे ही वो स्ट्रांग रूम में दाखिल होते हैं, उनकी चीख निकल जाती है। स्ट्रांग रूम का वो सुराख उन्हें दिखाई दे गया, स्ट्रांग रूम खुला हुआ, सारा माल गायब। फौरन पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस पहुंचती है। ये केरल नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास की उस वक्त की सबसे बड़ी बैंक डकैती थी, जिसमें 8 करोड़ रुपए की डकैती हुई। धीरे धीरे खबर फैलती है, बैंक के स्टाफ के हाथ पैर फूले हुए। अब पुलिस की बारी थी, क्योंकि केरल पुलिस के लिए भी एक चैलेंज था। इतनी बड़ी रॉबरी और ये सब कुछ ऐसे हुआ, इसे पकड़ना है। मीडिया में अलग खबर धुआंधार चल रही है, क्योंकि बहुत बड़ी बैंक रॉबरी, बल्कि इंडिया की पहली इतनी बड़ी बैंक रॉबरी। तो पुलिस के ऊपर भी प्रेशर। आखिरकार एक स्पेशल टीम बनाई जाती है पुलिस की, जो उस वक्त मालाबार के एसपी थे मिस्टर विजयन, उनकी निगरानी में। इस टीम में अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं और अब टीम जांच शुरू करती है, लेकिन हर जगह पर नाकामी हासिल लगती है। जब वो आए और पता चला कि रेस्टोरेंट किन लोगों ने किराए पे दिया था, वहीं से शुरुआत हुई, क्योंकि खुदाई वहीं से हुई थी, तो वो सारे नाम, वो सारी चीजें फर्जी निकली। जो पैसे दिए थे और जो उन्होंने अपना एड्रेस दिया था, वो सारा फर्जी निकला। लेकिन हाँ, उनको कुछ लोगों ने देखा था। पुलिस ने उन आई विटनेस के जरिए उनके स्केचेस बनवाए, उससे भी कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इसी दौरान में एक चीज और होती है। जब पुलिस स्ट्रांग रूम में गई, जहां से सारे पैसे लूटे गए थे, तो वहां पे देखती है कि दीवार पे जय मायो लिखा हुआ है। माओ, माओवादी का शॉर्ट फॉर्म। इससे पहले केरल में और उसके आसपास कई ऐसे छोटे छोटे बैंक लूटे गए थे, जो नक्सलियों ने लूटे थे। और ये नक्सलियों का एक रहा है कई स्टेट में, हथियार के लिए, बाकी चीजों के लिए, अगर उनके इलाके में कोई बैंक है, एटीएम है, तो वो लूट लेते हैं। तो बाकायदा उस दीवार पे भी जय माओ लिखा हुआ था। उसको देख के पहली बार केरल पुलिस का बड़ा क्लियर हो गया कि ये मामला जो है ये नक्सल का है, और इतनी बड़ी डकैती हुई है, हथियार वथियार खरीदने के लिए उन्होंने लूटा। तो अब इन्वेस्टिगेशन नक्सल के लाइन पे चल रही है। केरल की पुलिस छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई सिरा पकड़ते हुए। कुछ उनके अपने इन्फॉर्मर मिले कि कौन हो सकता है, उन्होंने बताया यहाँ के हो सकते हैं। अब केरल पुलिस छत्तीसगढ़ में दबिश डाल रही है, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, पुलिस परेशान। इसी दौरान में पुलिस के पास कुछ गुमनाम फोन आते हैं कि फलाना होटल है, उस होटल में इस जो यहाँ से लूटा गया उसके कुछ हिस्से, कुछ सोना वहां पड़ा हुआ है। पुलिस की टीम जाकर होटल पे दबिश डालती है। एक रूम से सचमुच 1 किलो सोना मिलता, और वो वही सोना था 1 किलो जो उस बैंक से लूटा गया था। फोन करने वाला बताता है कि इस रूम में एक नक्सल ठहरा हुआ है और ये उस बैंक डकैती में शामिल था। पुलिस को यकीन दिला दिया जाता है कि ये पूरी बैंक डकैती नक्सलियों के द्वारा अंजाम दी गई है। और इसी तरीके से पुलिस को पहले छत्तीसगढ़ भेजा गया, फिर होटल से 1 किलो सोना भी बरामद करवा दिया गया। लेकिन फिर पुलिस को लगता है कि नहीं, ये नक्सल का काम नहीं है, बल्कि पुलिस की जांच को भटकाने के लिए जो असली बैंक रॉबर हैं वो ये सारा खेल कर रहे हैं। फिर पुलिस वापस बेसिक पे आती है। पुलिस ने उस जगह से कुछ चीजें बरामद की थी। अब उनके जरिए पुलिस रॉबर तक पहुंचने की कोशिश करती है, जिसमें जो चीजें खास थी, जो पुलिस जिसके जरिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, उसमें एक जोड़ी चप्पल जिस रेस्टोरेंट को किराए पे लिया गया था, बल्कि सैंडल था वो, लेडीज। तो ये पता चल गया कि इसमें एक कोई महिला भी शामिल है। इसके अलावा पुलिस को शराब की कुछ बोतलें मिली, कुछ डेटोनेटर मिले जिनसे एक्सप्लोजन करके शायद जो बैंक का वो लॉकर था उसको तोड़ने की कोशिश की गई। इसके अलावा एक ब्लेड मिला टूटा हुआ जो ड्रिलिंग मशीन का था। इन सारी चीजों को लेकर पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई। स्केच बन चुके थे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी फिर हर तरफ से नाकाम होने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की तरफ जाते हैं। उन्होंने साउथ मालाबार में जहां पे ये बैंक है उसके नियरेस्ट टावर के
जितने भी उससे कनेक्टेड फोन थे उनको खंगालने का फैसला किया, खासतौर पर 30 दिसंबर की रात और 31 दिसंबर की सुबह तक, जब ये बैंक रॉबरी हुई। पता चला कि इस साउथ मालाबार बैंक के इर्द गिर्द उस टावर से कुल 25 लाख लोगों के फोन कनेक्टेड है, 25 lakhs। अब ये सुनते ही पुलिस का चकराना भी लाजमी है, क्योंकि एक दो नंबर ढूंढने के लिए 25 लाख नंबरों को खंगालना है। इसके लिए पुलिस ने बाकायदा साइबर एक्सपर्ट्स लिए, टेलीफोन कंपनी की मदद ली, IT सेल वालों को लिया, और इन सबको, क्योंकि और कोई रास्ता मिल नहीं रहा था, तो फिर पुलिस उनके जरिए इस मोबाइल तक पहुंचना चाहती थी, और वो भी पता नहीं कि वो उससे कुछ मिलेगा कि नहीं, अगर वो उन लोगों ने मोबाइल यूज किया भी है कि नहीं किया है। लेकिन फिर भी और कोई रास्ता था नहीं, हर तरफ से हाथ खाली थे। तो आखिरकार उस टावर में आने वाले 25 लाख फोन को खंगालने का फैसला किया गया, खासतौर पर 30 दिसंबर से 31 दिसंबर की सुबह तक। काफी वक्त लगा। आखिरकार पुलिस ने उसमें से कुछ फोन को जीरो इन किया, उन तक गई, उसमें से भी कोई कामयाबी नहीं मिली। करते 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 उन 25 लाख फोन में से 24,99,999 फोन पुलिस ने चेक कर लिए और सारे सही निकले, एक फोन छोड़कर। वो एक सीक्रेट में उसके ओनर और उसका कोई जानकारी नहीं मिल रहा था, उस इलाके में कहीं पे वो था ही नहीं। तो अब ये नंबर डाउटफुल हो गया। पुलिस ने इस नंबर को सर्विलांस पे लगाया। सर्विलांस पे लगाने के बाद पता चला कि ये नंबर कोझिकोड में रहने वाले एक जोसेफ नाम के शख्स का है। ये पहली कामयाबी थी पुलिस के पास। पुलिस की टीम इस नंबर के सहारे उस मकान तक, उस एड्रेस तक पहुंचती है, और वहां पे जोसेफ मिल जाता है, और जोसेफ के जरिए बाकी 3 और लोग मिलते हैं। इसके बाद उन तीनों से पूछताछ होती है। थोड़ी देर में तीनों टूट जाते हैं और इस बैंक डकैती में शामिल होने की बात कबूल कर लेते हैं। उनकी निशानदेही पे पुलिस लूटे गए सोने को भी बरामद कर लेती, लेकिन बहुत सारा सोना, बहुत सारे किलो सोना गायब थे। क्योंकि जब ये हाथ आए, जब ये पकड़े गए, तो लगभग 2 महीने बीतने को थे। बैंक रॉबरी के 56 डेज बाद, 56 दिनों बाद, ये चारों गुनहगार पुलिस के हाथ में थे। इस दौरान इन्होंने खूब अय्याशी की, खूब पैसे खर्च किए, दोनों हाथों से लुटाए, खूब सोना बेचा, लेकिन फिर बाद में पुलिस के हाथ आए। फिर उन्होंने पूछताछ में बताया कि पूरा आइडिया उन्होंने धूम फिल्म देखकर अपनाया था, और उसी के बाद ये रॉबरी की थी। बाकी सोने की तलाश थी, हालांकि इसमें यह भी था कि जब सोना बेचा बहुत सारे खरीदार भी थे, लेकिन वहां तक पुलिस नहीं पहुंची। लेकिन केरल पुलिस के इतिहास में एक कामयाबी के तौर पे देखा जाने वाला एक बड़ा इसलिए केस था कि देश की सबसे बड़ी डकैती और 56 दिन के अंदर उसको सॉल्व करना, लूट का माल बरामद करना। और हाँ, ये भी एक रिकॉर्ड है कि चोरी या लूट का जो माल बरामद हुआ इतनी बड़ी तादाद में इससे पहले कभी नहीं हुआ। 8 करोड़ का मामला था।